पूछा था कि किस टॉपिक पे आपको अगला सेशन चाहिए, आज का सेशन जो सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस पे मैं आज का सेशन करने को हूँ। तो आप लोगों ने जो डिसाइड किया है वो है कि किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में एक बॉटम को कैसे कैच किया जाए, बॉटम को फाइंड आउट करना कि ये बॉटम लग गया, अब इसके नीचे और प्राइस नहीं जाएगा, या फिर एक चलते हुए प्राइस में जो अप ट्रेंड में है, पहले से दौड़ रहा है ऊपर की तरफ, अब वो और चलकर जाएगा, ये पहचानना, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, इसको कैसे पहचाना जाए। तो आपके ये सबसे बड़े क्वेश्चंस थे। मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उदाहरण, एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे आप किसी भी प्राइस को या भाव को समझ सकते हैं। चलिए हम लोग भाव के व्यवहार पे बात करते हैं। कोई भी प्राइस एक्ट कैसे करता है, बॉटम बनता कैसे है, ठीक है। अच्छा, बॉटम बनने का सीधा सा मतलब है कि गिरावट के बाद दोबारा से रिकवरी जहां से हो और फिर प्राइस उस लो को ब्रेक ना करे जहां तक गिरावट हुई थी, इसी को बॉटम कहते हैं। तो आप लोगों की जो सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है मार्केट में वो ये कि आप किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स में ऑप्शंस को उसके बॉटम पे बाई कर लें, ठीक है। ये आप लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं। तो मैं इसका एक तरीका आपको बता सकता हूँ, बहुत आसान है। पहले एग्जांपल समझते हैं। अच्छा, कोई भी प्राइस का ऊपर जाना पॉसिबल है सिर्फ डिमांड से, ठीक है, डिमांड से पॉसिबल है। डिमांड कब आती है और कैसे आती है, उस थ्योरी को कैसे समझा जाए। देखिए, डिमांड को समझना बड़ा आसान है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक पड़ोस में दुकान है जहां पर एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट मिलता है, ठीक है। उस शॉप पर रेगुलर ग्राहक आते रहते हैं, बायर्स आते हैं, खरीद कर चले जाते हैं, ठीक है। उस डेयरी मिल्क चॉकलेट का जो प्राइस है वो क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपीज़, 100 रुपए की वो चॉकलेट मिलती है। एक दिन क्या करता है, डेयरी मिल्क के बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि आज से डेयरी मिल्क की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको शट डाउन करना है और आगे ये जो सप्लाई जा रही है वो रोक दी जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या हुई, ध्यान से सुनते जाइए। पहली कंडीशन हुई सप्लाई का रिस्ट्रिक्शन या फिर सप्लाई में कमी। अब जब मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं, डेयरी मिल्क चॉकलेट्स बनेंगी ही नहीं, तो बाजार में आएंगी कैसे। पहली चीज़, सप्लाई का रोका जाना पहला पड़ाव होता है, यार सप्लाई का कम रह जाना, ठीक है। दूसरी बात, भाव कितना है, 100 रुपये। ये स्टैटिक प्राइस है, लाइव मार्केट में प्राइस बदलते रहते हैं, तो 100 का 99, 101 होता रहता है, ठीक है। ये 100 का 100 ही रहेगा। तो मार्केट में एक खबर आती है, बाजार में जब ये खबर आती है कि आज से डेयरी मिल्क चॉकलेट्स का बनना बंद हो रहा है, अब आगे से बाजार में उपलब्ध नहीं होंगी, तो अब क्या होगा बताइए। जो डेयरी मिल्क चॉकलेट्स को पसंद करने वाले लोग हैं वो उसको खरीदने की शुरुआत करेंगे और स्टॉक्स में ले जाएंगे कि एक खूब खरीद ली जाए और पहले से उनको रख लिया जाए और काफ़ी समय तक खाया जाए, इस तरह की कोशिश की जाएगी। तो डेयरी मिल्क चॉकलेट का प्राइस तो 100 रुपया है, ऊपर से सप्लाई कट हो गई है। और इस न्यूज़ से जब ये न्यूज़ फैल गई, जब ये खबर फैल गई, तो इससे क्या हुआ, डिमांड बहुत बढ़ गई। यही डिमांड एंड सप्लाई के रूल है। बस ध्यान से इस प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज़ क्या है, बहुत समय से डेयरी मिल्क का प्राइस 100 रुपये ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अचानक से मार्केट में एक न्यूज़ आई है और एक एक्शन लिया गया है डेयरी मिल्क के मैनेजमेंट की तरफ से कि अब उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स शट डाउन की जा रही हैं। इसके कारण क्या हुआ, डिमांड बहुत हाई हो गई और सप्लाई रोक दी गई है ऊपर से, तो सप्लाई आएगी नहीं और डिमांड बढ़ गई है। तो आपके पड़ोस में जो दुकान है उस पर भीड़ इकट्ठी होना शुरू होगी। जब भीड़ इकट्ठी होना शुरू होगी, जब तक उसके पास स्टॉक है, जब तक वो बेच सकता है, तब तक वो बेच रहा है 100 रुपये के प्राइस पर। एक समय वो देखेगा कि उसकी दुकान पर डेयरी मिल्क के ग्राहक 50 उपलब्ध हैं और चॉकलेट्स उसके पास 25 उपलब्ध है, मतलब अब बाकी के 25 पेंडिंग रह जाएंगे, मतलब इनको नहीं मिल पाएगी चॉकलेट, अब ये वहाँ जाने ही वाले हैं। और दूसरी बात,
एक ग्राहक एक चॉकलेट खरीदेगा, क्या सही बात है? नहीं। क्या आप एक शेयर ही खरीदते हैं? रिलायंस का एक शेयर ही बाई करते हैं? नहीं, आप तो बल्क ऑर्डर्स लेते हैं ना, बल्क क्वांटिटी उठा लेते हैं, 1000 क्वांटिटी ले लेंगे, 2000 क्वांटिटी ले लेंगे, टाटा मोटर खरीद लें 4-5 हज़ार क्वांटिटी ले लेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी है क्या एक ग्राहक एक चॉकलेट ही खरीदेगा? बिल्कुल नहीं, वो जितना चाहे खरीद सकता है। इसी तरह जब उसने देखा कि डिमांड तो 50 है लेकिन सप्लाई 25 है, अनबैलेंस हो गई ना डिमांड एंड सप्लाई, तो अब वो सोच सकता है क्या? प्राइस हाइक के लिए, कि 100 रुपए का चॉकलेट है, ये भी पता है आगे मिलना नहीं है, और मेरे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो अब वो क्या करेगा? अब वो कह सकता है कि मैं 100 की चॉकलेट 120 में बेचूंगा। अगर आप खरीदने को तैयार है, उसको पता है 50 लोग खरीदने को खड़े हैं बाहर और लोग भी आ जाएंगे उतने समय में, तो वो कहेगा 100 की चॉकलेट मैं 120 में बेचूंगा, अगर आप तैयार हैं तो खरीदिए। ये कब पॉसिबल हुआ? जब डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम रह गई। और ये कब हुआ? जब बहुत समय से भाव 100 रुपए पर ही था, तब डिमांड और सप्लाई बराबर थी। 100 रुपए पर भाव कब था? जब डिमांड और सप्लाई बराबर थी, ना तो प्राइस ऊपर ले जाने की कोई संभावना थी ना नीचे लाने की, ठीक है। तो प्राइस एक ही जोन को, एक ही प्राइस को ट्रेड करता रहा, 100 रुपए पर ही भाव बना रहा। कोई भी दुकानदार अगर 100 की चीज 110 में बेचना चाहता है, इससे पहले तो नहीं बेच सकता था। क्यों? बगल की दुकान पे चले जाएंगे तो फिर वो 100 की दे देगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब क्या है? अब एक ही दुकानदार के पास 25 चॉकलेट है और वो जानता है कि ये कल तक बिक जाएंगी क्योंकि डिमांड इतनी हाई है। अब वो बेच सकता है 100 का माल 120 में। इस तरह प्राइस में पहला स्पाइक आता है। कब? जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। और ये कंडीशन बनती कैसे है? जब बहुत समय से प्राइस एक ही जोन को ट्रेड कर रहा हो, जब डिमांड सप्लाई इक्वल बनी रहती है, खरीदने वाले खरीदते रहें, कंज्यूमर कंज्यूम करता रहे, बायर्स शेयर्स को खरीदते रहें, होल्ड करते रहें, इन्वेस्टमेंट होता रहे, एक समय शेयर्स की शॉर्टेज हो जाएगी, तो वो वहां पर डिमांड क्रिएट कर देगी। और डिमांड से क्या होगा? अब वो प्राइस बढ़कर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो निचले स्तर पर खरीद कर बैठे हैं वो ऊपरी स्तर पर कहीं ना कहीं बेचेंगे। इस तरह से प्राइस मूवमेंट करता है। अब ये चीज समझ में आई कि 100 का भाव 120 होगा। इस 25 चॉकलेट्स में से जब 15 बिक गई तो 10 बची और तब तक और खरीदार आ गए। फिर उसकी दुकान में 40 खरीदार अभी भी तैयार हैं इन चॉकलेट्स को खरीदने के लिए। अब क्या होगा बताइए? अब क्या होगा? इन 10 चॉकलेट्स, वो सोचेगा 100 की चीज 120 में खरीदने को तैयार थे, अब तो और कम है और खरीदार अभी बहुत कम नहीं हुए हैं, तो वो सोचेगा दोबारा से हाइक कर ले, 140 का बेचे, शायद कुछ तैयार हो जाए, और बिल्कुल हो जाएंगे। और इसमें से 10 लोग फिर तैयार हो गए, अभी भी 30 लोग खरीदने को बैठे हैं लेकिन चॉकलेट उपलब्ध नहीं है। प्राइस ऊपर निकल गया है उस जोन से, 100 का भाव 140 जा चुका है, लेकिन अभी भी लोग खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए, अचानक से किसी दूसरी दुकान से या घर पर, उसको नहीं पता था दुकानदार को, उसके एक पैकेट डेयरी मिल्क चॉकलेट्स का पड़ा हुआ था, जिसका 1000 संख्या में लगभग चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। तो वो समझ गया कि ये चॉकलेट्स अभी और बेचनी है और उसकी दुकान पर सिर्फ मात्र 40 से 50 ग्राहक खड़ा हुआ है। तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो सोचेगा कि 100 रुपए पर ही बेच दी जाए। तो जो पेंडिंग खरीदार है, ये बाकी के खरीदार 40, 30, 40 जो बचे रह गए, अगर उनसे कहा जाए 100 का खरीद लीजिए, वो कितने खुश हो जाएंगे बताइए जरा? वो तुरंत ही दोबारा से खरीद लेंगे। इसी को हम पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब जरा इसको टेक्निकली आसानी भाषा में समझ लेते हैं। कोई भी प्राइस, मान लेते हैं 100 रुपए से 95 रुपए के बीच में एक जोन बना लिया है, दायरा, कि 100 से चलता है, 95 से चलता है, 100 तक जाता है, 100 से 95, फिर 95 से 100, 100 से 95। तो ये क्या है? एक जोन है। एक जोन को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन। या तो यहां पर खरीदारी हो रही है या बिकवाली। क्यों? प्राइस एक दायरे में तभी ट्रेड करता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। डेयरी मिल्क चॉकलेट का प्राइस 100 लगातार इसीलिए बना रहा क्योंकि खरीदार उतने ही थे, बैलेंस, और बिकवाल भी उतने ही थे। चॉकलेट्स का प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था जितना जरूरत थी निचले स्तर पर। एक समय सप्लाई कम रह गई और डिमांड ज्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ा दिए गए ना, आसानी से बढ़ गए। इसी तरह जब तक डिमांड और सप्लाई बराबर है, खरीदार 1 लाख ऑर्डर खरीद रहा है 95 पे, सेलर्स वही 1 लाख ऑर्डर्स सेलर्स जाकर 100 रुपए पर बेच रहे हैं, फिर 95 पे 1 लाख ऑर्डर्स खरीदे जा रहे हैं, फिर सेलर्स 1 लाख ऑर्डर्स 95 पे बेच रहे हैं, फिर 4 लाख ऑर्डर्स खरीदे जा रहे हैं 95, 94 पर, और फिर सेलर्स एक वही 4-5 लाख ऑर्डर्स बेच रहे हैं। ये सप्लाई ऊपर आ रही है, डिमांड नीचे आ रही है, तो प्राइस एक जोन में फंस जाता है। डिमांड और सप्लाई एक दायरे में इक्वल हो जाती है। लेकिन ये कब तक पॉसिबल है? बहुत समय तक तो नहीं है। एक समय जरूर ऐसा आएगा जब प्राइस इस जोन को ब्रेक कर देगा।
ये जो प्राइस जोन है 100 का 95, इसको ब्रेक कर देगा, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर इस जोन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए तो समझ लीजिए डिमांड ज्यादा हो गई है, खरीदार ज्यादा हो गए हैं, बिकवाल जितना बेच रहे थे उससे ज्यादा अब खरीदारी हो चुकी। अच्छा 1 लाख ऑर्डर, 1 लाख ऑर्डर, 4 लाख, 5 लाख, इस तरह से ये इकट्ठे होते जाएंगे तो एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी सेलर्स के पास बेचने को शेयर्स नहीं रह जाएंगे, या फिर बायर्स के पास खरीदने को पैसा नहीं रह जाएगा। अगर सेलर्स के पास बेचने को शेयर नहीं रह गए तो डिमांड क्रिएट होगी, प्राइस 100 से निकलेगा। अब यही शेयर इन्होंने सब खरीद लिए, तो अब 100 की या 95 की उनकी खरीदारी, तो यहां तो वो बेचेंगे नहीं, अब वो बेचेंगे 110 115 पे, तो प्राइस ऊपर की तरफ इनसे क्वांटिटी को बिकवाने के लिए अप ट्रेंड में चला जाता है। इसको हम डिमांड कहते हैं। अगर यहां पर बायर का पैसा खत्म हो जाए और सेलर फिर भी बेचने को तैयार हो तो ये प्राइस 95 को तोड़ देगा। क्यों? अब 95 से 100 के बीच में खरीदार तैयार नहीं है खरीदने को, जाहिर सी बात है निचले स्तर पर अब खरीदार तैयार होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, तो प्राइस नीचे की तरफ चल देता है। इसका मतलब है कोई भी गिरते हुए प्राइस में आपको तुरंत खरीदारी नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इक्विटी में खरीदारी करना चाह रहे हैं और कर कैसे रहे, आपको लगा कि कल भाव 500 ट्रेड कर रहा था, आज 495 है, डिस्काउंट खरीद, नहीं, गिरता प्राइस ही और गिरेगा, जो पहले से गिर रहा है वो और गिरेगा, जो पहले से चल रहा है वो और चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहले से जो प्राइस गिर रहा है उसको गिरने दीजिए और पहले धीमा होने दीजिए। ये बायर का बिहेवियर है, खरीदार का व्यवहार यही कहता है कि गिरता हुआ प्राइस जो तेजी से गिर रहा है पहले वो धीमा होगा, फिर वहां रोकेगा, एक्यूमुलेशन होगा, और एक्यूमुलेशन के बाद वो जोन ब्रेक होंगे। जिस कैंडल से वो जोन ब्रेक हो, जब उस कैंडल के हाई निकले तो आप लॉन्ग कीजिए। ब्रेकआउट थ्योरी यही कहती है कि कोई भी प्राइस जब ब्रेकआउट करने के बाद जिस कैंडल से ब्रेकआउट हो, जब उसके हाई निकले तो लॉन्ग कीजिए। ठीक है, ये ब्रेकआउट वैलिडेशन का पार्ट है, आगे की सेशंस में मैं और अच्छे से समझा दूंगा, अभी जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो जब ये हाई निकले तो लॉन्ग कीजिए, ये आपने बॉटम कैच कर लिया। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है, प्राइस ऊपर चल के गया, एक खरीदारी निचले स्तर पर हुई, प्राइस ऊपर पहुंचा, अब सेलर सेल नहीं करना चाहता है, थोड़ा बहुत सेल करेगा, और लेकिन खरीदार और खरीदना चाहते हैं, तो ऊपरी स्तर पर फिर यहाँ प्राइस एक जोन बनाएगा। ठीक है, यहाँ जोन बनाने के बाद फिर ये हाई निकलेंगे, जिस कैंडल से हाई निकले जैसे ही उसके हाई निकले लॉन्ग कर दीजिए, फिर प्राइस आपको टारगेट दिखे जाएगा। अच्छा, दिखा देता हूँ, चलिए, जितनी बार आप बताएंगे उतनी बार दिखाऊंगा, एक जगह नहीं कई जगह दिखाऊंगा। बॉटम से दिखाते हैं, गिरावट हुई, गिरावट के बाद प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन। देखिए कितने सेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस एक जोन को ट्रेड कर रहा है। कौन सा जोन है, ये रहा जोन, 17,200 से लेके 16,850 के बीच में प्राइस ट्रेड कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन, पहले बिकवाली हुई, प्राइस नीचे आ रहा था, आता रहा, फिर ये धीमे हुआ और धीमे होकर कंसोलिडेशन, एक जोन में दायरे में फंस गया। अब डिमांड और सप्लाई इक्वल है, अब नहीं कह सकते कि खरीदार ज्यादा होंगे या बिकवाल, लेकिन जैसे ही इसके हाई निकले समझ गए कि इस जोन में बायर्स ज्यादा हो गए, डिमांड क्रिएट हो गई। अब जैसे ही ये प्राइस निकला है, इस कैंडल के हाई निकले, लॉन्ग कर दीजिए, अब ये प्राइस आपको टारगेट देके जाएगा। बात क्लियर हुई? दोबारा देखते हैं, मैंने कहा एक बार चलने के बाद प्राइस अगर ऊपरी स्तर पर और चल के जाना चाहता है तो ऊपरी स्तर पर कंसोलिडेशन करेगा। प्राइस चल कर गया, थोड़ी सी गिरावट की कोशिश हुई, फिर ये देखिए 2 से 3 दिन यहाँ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही हाई निकले, इस कैंडल के हाई निकले, फिर लॉन्ग करना है। बात क्लियर हो रही है? फिर ये यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद हाई निकले, फिर लॉन्ग करना है। गिरावट हुई, गिरावट के बाद फिर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद इस जोन के देखिए यहाँ पर हाई निकले, फिर लॉन्ग करना है। ठीक है, जितना आप बताएंगे मैं उतना प्राइस आपको दिखा दूंगा, ऐसा नहीं। अभी रिसेंटली देखिए, अभी के सेशंस में क्या हुआ, देखिए ये जोन था, देख पा रहे हैं, ये जोन, मैंने कहा जैसे ही इस कैंडल के हाई निकले, यहां पर ये प्राइस ऊपर गया, अगले सेशन में नीचे, नेक्स्ट सेशन में इसके हाई ब्रेक हो गए, लॉन्ग कीजिए, प्राइस ऊपर जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक जोन बनाया, ये जोन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेशन, 8 सेशन तक प्राइस एक जोन को ट्रेड किया। जैसे ही ये सेशन निकला तो देखिए 19,900 का इंडेक्स आज कहां पहुंच गया है, 20,267 पे ट्रेड क्लोजिंग कर रहा है, एटीएस पर क्लोजिंग हो रही है, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है। बात क्लियर हो रही? ये डिमांड का रूल है, इसको आप जब इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत आसानी से आपके टारगेट आते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं आप, वीकली पर कर सकते हैं, मंथली पर अगर आप यूज करते हैं तो आपके शेयर्स मल्टी बैगर होते हैं। और इक्विटी में हेजिंग कर सकते हैं, हेजिंग आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको नीचे लिंक दे देता हूँ, ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन को ऑन करेंगे
तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं आपको बताता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ कि कैसे आप और चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है, हैजिंग कैसे की जाती है, वहाँ सारी चीज़ें। व्हाट्सअप का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, मोतीलाल ओसवाल के डीमेट का लिंक है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन, उसमें अपना डीमेट ओपन करके आप इक्विटी में आसानी से अपना 10 गुना मार्जिन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और आपको ये जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ये बहुत ऑथेंटिक है, बहुत आसान भाषा में मैं चीज़ों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बेसिक से लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए आपको प्राइस भी बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप गौर करें। आपको बस याद रखना होता है कि कोई प्राइस की टाटा मोटर या फिर रिलायंस या फिर ICICI की कब से एक जोन को, एक दायरे को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे शेयर्स ऐसे आपको मिलते हैं, बहुत सारे शेयर्स, कई भी। अगर आपको मैं मंथली चार्ट दिखा दूँ तो बहुत सारे शेयर्स मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, ठीक है, जो इसी तरह की डिमांड से चल के जाते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी DLF चल के जा रहा है, DLF आप लोगों की निगाह में है कि नहीं पता नहीं, मैं आपको दिखाऊं। इसी तरह लोअर लेवल पे मंथली प्राइस एक्शन में डबल के टारगेट है सर, 2 गुना होगा, ये लिख कर देता हूं, 2 गुना होगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस से कोई बोलता नहीं है, मैं ही बोलता हूं। ये देखिए, ये मोमेंटम कैसे हुआ है, ये एक्यूमुलेशन, ये जोन है खरीदारी का। इस जोन से जैसे ही प्राइस निकला 437 से, अब देखिए कहाँ ट्रेड कर रहे हैं हम, 629 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर ये जोन देखिए, ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने इस जोन को ट्रेड किया। जैसे ही ये 180 के ऊपर निकला, तुरंत ही प्राइस ने 450 के हाई लगा दिए, तुरंत प्राइस 2 गुने होते हैं। यहाँ से निकला, मैंने इसीलिए कहा इसके टारगेट डबल है, 400 से 800 बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, अभी तो इतना पहुंच चुका है और पहुंचेगा। हमारे ट्रेडर्स पहले से 1 1.5 2 महीने से पोजीशन बना के बैठेंगे। इसी वीडियो में आप चैनल को खोलिएगा और नीचे आपको DLF का एक वीडियो मिल जाएगा, जो मैंने इसी समय पर बनाया था जब ये प्राइस 400-450 ट्रेड कर रहा था, और मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर हाई लगाएगा। ऐसे कई सारे शेयर्स हैं। हीरो मोटो 3000 के प्राइस पे जब ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपको बोला था कि ये प्राइस 4000 की तरफ बढ़ रहा है, और वो आपने देखा चलते हुए, अभी 3800 के ऊपर कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन, बॉटम को पकड़ लेना, ठीक है, इस तरह से पॉसिबल। बॉटम आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं, सिर्फ एक कंसोलिडेशन को देखिए। प्राइस एक जोन में ट्रेड कर रहा है, उस जोन को ट्रेड करते करते हाई ब्रेक हो गए, लॉन्ग कीजिए, प्राइस आपको टारगेट, बहुत बड़े टारगेट मिलते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन बायर कैसे इसको यूज करेगा, मैं आपको दिखाता हूं। अभी हम लोग चार्ट देख रहे थे, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए। बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, आप लोग कहेंगे कैसे यूज करना है, देखिए मैं आपको दिखाऊं। सिर्फ 2 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है 2 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। फिर भी आप इसी तरह इसको यूज करेंगे। देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन देख पा रहे हैं, कंसोलिडेशन जोन। प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को ट्रेड करते करते जैसे ही निकला है, फिर ये नहीं आया, फिर ये कंसोलिडेशन जोन, फिर ये निकला है, फिर नहीं आया। जहां जहां आप बताएं, ये कंसोलिडेशन जोन, जैसे ही इस जोन से निकला है, फिर लौट कर नहीं आया। जितने आपको मैं इस तरह के सेटअप दिखा दूं, एक जोन में आएगा प्राइस, वहां ट्रेड करेगा, उस कंसोलिडेशन जोन से निकलेगा और नए हाई लगाएगा। 2 मिनट के टाइम फ्रेम, लोग कहते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी नहीं होती है, मैं आपको दिखा रहा हूं कितना एक्यूरेट होता है। ये कंसोलिडेशन कब तक प्राइस, सोचिए, मॉर्निंग 9:15 से लेकर और 2:20 तक, 2:15 तक प्राइस ट्रेड करता रहा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया शाम के समय, और देखिए 19,842 का भाव, 19,915 उसी दिन पहुंचा, और अगले दिन ब्रेक गैप अप करके 19,860 और हाई लगा गया 20,000 के। देख पा रहे हैं, इस तरह की जब आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, इस तरह के जब आपको प्राइजेक्शन के रूल आते हो, और मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल रूल, और बस आप उसको प्राइजेक्शन में इंप्लीमेंट करके देखिए, सिंपल चार्ट पे, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टूल नहीं। ऑप्शन बाइंग के लिए इससे बेहतर कोई आपके पास विकल्प नहीं है। इस तरह के प्राइजेक्शन जब आप ट्रेड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑप्शन बायर इतना पैसा बना लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्किल लाना होगा, थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है या अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी चीज़ों को समझें और इसी तरह ट्रेड कर पाएँ। धन्यवाद।